हमारे सारे चाहने वाले और हमें फॉलो करने वाले हमारे वीडियो को देख करके किसी भी शेयरों में जो लोग निवेश करते हैं या उन शेयरों पर तीखी नज़र रखते हैं, तो आपके बहुत से मीडिया चैनल वाले जो दलाल टाइप के लोग हैं, जो ब्रोकरों से पैसा लेते हैं, वो बोलेंगे ये शेयर मत खरीदना क्योंकि इसका फंडामेंटल मजबूत नहीं है। मैं उनको बता देना चाहता हूं, जब एसीसी सीमेंट का 10,000 का भाव हुआ करता था 1992 में, तब वो अपने कैपेसिटी का 70% यूटिलाइज करती थी और आज 100% यूटिलाइज करती है, तब उसका दाम 2,000 रुपया है। किसको फंडामेंटल बोलते हैं उनको मालूम नहीं है। फंडामेंटल शेयर का होता है जो बड़ी कंपनियां हो गई है, एमआरएफ 1 लाख कुछ हजार रुपये दाम है, उसके फंडामेंटल नहीं होते। उसका फंडामेंटल ये है कि वैसी कंपनी वर्ल्ड में दूसरी खड़ी नहीं हो सकती है। कोई भी दुनिया में कोई ऐसा बिजनेसमैन नहीं है जो एमआरएफ कंपनी दूसरी खड़ी कर देवे, उसको बोलते हैं फंडामेंटल। लेकिन उसके फंडामेंटल जो आमदनी साइड जो फंडामेंटल है, सेल साइड, वो अपने हिसाब से ग्रो करता है। वो उसके भाव और फंडामेंटल दोनों में अंतर रहेगा, लेकिन वो कंपनी दूसरी नहीं बन सकती है। एमआरएफ भी रहेगी, हिंदुस्तान लीवर ही रहेगा, जिलेट ही रहेगी। कोई सब्स्टिट्यूट इसका पैदा पूरी दुनिया में नहीं हो सकता। उसी प्रकार से जो लोग किसी भी शेयर को खरीदते हैं और वो 2 रुपये का शेयर 10 रुपया चला जाता है, तो लाजमी है उसमें मुनाफा वसूली होगी। और वो मुनाफा वसूली जब होती है उसमें, तो जिन निवेशक को वो माल नहीं मिला है या जिन निवेशक को उसमें शेयरों में रुचि है और जो निवेशक उसमें रिस्क और रिवार्ड दोनों देखते हैं, उन व्यक्तियों को थोड़ा बहुत शेयर एक्युमुलेट करना चाहिए। बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। बहुत लोग कमेंट बॉक्स में बोलेंगे उसका फंडामेंटल नहीं है। डीएचएफएल कंपनी का उदाहरण देंगे कि डीएचएफएल कंपनी डूब गई। भाई वो फाइनेंस कंपनी थी, अपना पैसा दूसरे को देती थी और उनके प्रमोटर तो खुद का ही पैसा, कंपनी का पैसा अपने ही व्यक्तियों को फाइनेंस कर देते थे। तो वो कंपनी, फाइनेंस कंपनियों की अलग स्टोरी होती है। ये रियल एस्टेट कंपनी है, ये फाइनेंस कंपनी नहीं है। और फाइनेंस कंपनियां भी, जब भी कोई कंपनी डूबती है तो वो डूबती नहीं है, वो कंपनी दूसरे के हाथों में बेच दी जाती है। अब सरकार और लेने वाला चाहे तो शेयर होल्डर को पैसा देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं देगा, पर कंपनी जिंदा ही रहती है। इसलिए वो फाइनेंशियल क्राइम बोलते हैं उसको अंग्रेजी में बोलते हैं फाइनेंशियल क्राइम, क्योंकि पहले पैसा शेयर होल्डर को देना है कि लेंडर को देना है। अगर कोई चाहे कि शेयर होल्डर को भी पैसा देना है तो शेयर होल्डर को भी पैसा मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती है। पहले अपने पैसे वसूल होते हैं और उनके एसेट से उतने ही पैसे निकलते हैं जिनसे बकाया उतना ही निकलता है, तो शेयर होल्डर को जीरो कर दिया जाता है। लेकिन यूनिटेक में अगर वो डिलिस्ट हो जाती है और वो कंपनी दूसरे के हाथ में दे दी जाती है, तब भी इतनी रकम उस कंपनी से मिलेगी कि गवर्नमेंट की रकम चुकता करने के बाद बैंकों का और शेयर होल्डर को भी पैसा देने के लिए कुछ ना कुछ पैसा बच जाएगा। ये तो रोबस्ट सिनारियो में होगा, एकदम डेंजरियस सिनारियो में। अभी तो उसके ऑन गोइंग 100 प्रोजेक्ट रेडी हो चल रहे हैं। 2 से 3 साल में सब रेडी होंगे। अपॉर्चुनिटी समझकर अपने रिस्क के हिसाब से आप बाई करें, किसी के बहकावे में नहीं आवे। क्योंकि मैं नहीं बोलता कि आप उस शेयर पर ट्रस्ट करो, मुझ पर ट्रस्ट करो। आपको शेयर पर ट्रस्ट करना है। अगर आपके रिस्क लेने की ताकत है तो मेरा सुझाव है कि हर डिप में थोड़ा थोड़ा बाई करें। आपको बहुत सारे लोग आएंगे, बोले ये कंपनी डूबने वाली है, ये कंपनी डिलिस्ट होने वाली है। भाई साहब, कोई कंपनी डिलिस्ट नहीं होती, डिलिस्ट कराई जाती है, डिलिस्ट होती नहीं है। डिलिस्ट कराने का, वेदांता डिलिस्ट कराने का पैसा दे रही है। मार्केट भाव से दुगुनों में शेयर खरीदना पड़ता है डिलिस्ट कराने के लिए। और सरकार चाहती है, कोई घोटाला होता है, वो एक अलग मैटर हो गया। वो कोई कंपनियों में ऐसा होता है। जिनको रिस्क लेने की आदत है, रिवार्ड उन्हीं को मिलेगा। 1.5 रुपया में जिसने रिस्क लिया, 10 रुपया में माल उसी ने बेचा है। 2 महीने के अंदर में 1.5 रुपया का माल 10 रुपया कैसे हो गया, ये किसी से छुपा नहीं है। और जो अभी रिस्क लेगा वही 22 रुपया का टारगेट देखेगा। अगर रिस्क नहीं लेंगे कि वापस 1.5 रुपया हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, 1.5 रुपये में बाई कीजिए, वापस 10 रुपया होगा।
जिनको 1.5 में लेना है वो वेट करे, और जिनको 7-8 रुपये में लेना है वो थोड़ा थोड़ा अपने रिस्क के हिसाब से ले। नमस्कार।